प्रश्न, प्राणधारक कहानी के आधार पर कालीपट्टनम रामाराव की सामाजिक दृष्टि पर विचार कीजिए। उत्तर नंबर 1, सन 1936 में आयोजित अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के घोषणा पत्र के अनुसार पूरे भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रांतीय शाखाओं की स्थापना की जाने लगी। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में तेलुगु के प्रगतिशील कवियों ने अभ्युदय रचितल संघम आश्रम की स्थापना की। तेलुगु के प्रगतिवादी लेखकों में श्री श्री कोडवंटी कुतुंब राव, दशरथी, तापी, धर्माराव, रावी शास्त्री, चासो, कालीपट्टनम रामाराव आदि हैं। नंबर 2, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रामाराव साहित्य में सामाजिक यथार्थ के समर्थक हैं। साहित्य द्वारा मानव मूल्यों की स्थापना करने के लिए पुरानी शोषक, उत्पीड़क, सुविधाभोगी और स्वार्थी शक्तियों से संघर्ष करती हुई नई सामाजिक शक्तियों का ही चित्रण होना चाहिए, ऐसा वे मानते हैं। इसलिए इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक असमानता और शोषण की पृष्ठभूमि में समाज के सबसे निचले तबके के जीवन में निहित यातना और संघर्ष एवं उसके भौतिक कारणों का स्पष्ट चित्रण है। जिन तथ्यों से अवगत न होने से हम जीवन और समाज के हालातों से समझौता करके चलते हैं, उन तथ्यों को ये कहानियाँ हमारे सामने खोलती है और हमें उस हालात को बदलने या सामना करने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, इनकी आरंभिक कहानियाँ यानी सन 1955 से पहले की ज़्यादातर कहानियाँ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवारों की कहानियाँ हैं। फिर 9 साल तक इन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। फिर सन 1964 से 1972 तक इन्होंने 16 कहानियाँ लिखी जो समाज के निचले तबके व छोटी जाति के लोगों की समस्याओं पर आधारित थी। इन कहानियों में मूल समस्या रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षशील जन की पीड़ा को चित्रित किया गया है। उनका मानना है कि आज देश में समाज के निम्न मध्यवर्गीय जन को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। नंबर 4, किसी भी समाज के आर्थिक ढांचे का उस समाज के सदस्यों पर, उनकी मनोवृत्तियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह रामाराव की कहानियों में साफ साफ देखा जा सकता है। अपने आसपास के समाज को समझने के लिए मात्र निरीक्षण शक्ति ही काफ़ी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर सामान्य जनता के प्रति अपार प्रेम और उनकी पीड़ा के प्रति एक गहरी सहानुभूति होना भी बेहद ज़रूरी है। उनका मानना है कि लेखक हो, कलाकार हो या बुद्धिजीवी, सभी मेहनतकश लोगों के कृजवान हैं। इसलिए उनकी रचनाएं, कला रूप या ज्ञान सामान्य जन के विकास में सहायक होना चाहिए। यही उनकी समाज के प्रति प्रतिबद्धता होगी। नंबर 5, रामाराव केवल दिखावे के लिए प्रतिबद्धता का आवरण नहीं ओढ़ते, अपितु हर उस संघर्ष को समर्थन और सहानुभूति देते हैं जो शोषण, उत्पीड़न और सामाजिक विषमता पर चोट करता है। ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, व्यभिचार, अवैध यौन संबंध जैसे विषयों के बारे में जनता में बदमूल विचारों के प्रतिकूल लेखक का सोचना और पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करना साहस ही कहा जाएगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब पीड़ित वर्ग के प्रति आपको अपार प्रेम होगा। नंबर 6, महान रचनाएं मात्र आह्लाद ही नहीं देती, वे हमें रोककर सवाल पूछती है, झकझोरती है, हमारे अंदर क्षोभ पैदा करती है, हमें आगे बढ़ाती है। इसी तरह का क्रांतिकारी क्षोभ पैदा करने वाले प्रभावी लेखकों में से रामाराव एक है और यह क्षोभ उत्पन्न करने का काम ये धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि वे अपने आवेश को छिपाकर पाठक में आवेश पैदा करने वाले कथा शिल्पी हैं। वे एक साधक कलाकार की तरह, स्नेही और विनयी मित्र की तरह हमें दिखाई देते हैं। नंबर 7, रामाराव ने प्रेमचंद की तरह साहित्य को मनोरंजन के लिए न लिखकर जीवन की समस्याओं पर विचार करने और सुलझाने का माध्यम बनाया है। जिस साहित्य में सामाजिक हित की बात न हो, उस साहित्य को रामाराव श्रेष्ठ नहीं मानते। वे अपने भावों को बिना किसी आवरण के ज्यों का त्यों लिखना बेहद मानते हैं। जो सोचा, जिस पर विश्वास किया, केवल वही लिखना इनकी प्रवृत्ति में है। नंबर 8, रामाराव कहानी के स्वरूप में प्रजातंत्र के हामी है।
इनकी कहानियों में एक दो पात्र की बजाय अनेक पात्र होते हैं। कोई नायक नहीं होता। ये व्यक्ति विशेष पर कहानियाँ न लिखकर सामाजिक परिस्थिति पर कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं। इसलिए इनकी कहानियाँ फणीश्वरनाथ रेणु की तरह प्राय लंबी होती है। वे पूंजीपतियों पर कहानी लिखने की बजाय आम जनता पर कहानी लिखना पसंद करते हैं।